हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विशाल क्लासेस। मैं विशाल आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ आपका फर्स्ट चैप्टर 12th क्लास का जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो ये दो वर्ड से मिलकर बने बच्चों। एक है इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। बच्चों, अगर हम बात इलेक्ट्रो की करें तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मतलब स्टेशनरी कोई एक चीज। स्टेशनरी मतलब इसमें क्या, रेस्ट। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें, इसके नाम से आपको पता चल गया होगा मतलब ये क्या है। इट इज अ स्टडी ऑफ, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, which deals with the study of charge and rest। तो बच्चों, इतना तो आप समझ ही चुके हो। इस पूरे चैप्टर में हम किसकी बात करने जा रहे हैं? इस पूरे चैप्टर में हम बात करने जा रहे हैं उस चार्ज की जो किस में है, रेस्ट में है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने अभी नाम लिया चार्ज का। तो चार्ज है क्या? 10th क्लास में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि ये चार्ज क्या है। चलो फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो बच्चों, हम बात करेंगे चार्ज की। सो व्हाट इज चार्ज? बच्चों, 10th क्लास में जो आपने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग अगर मैं चार्ज की डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ, क्या क्या पढ़ा आपको मैं बता दूँ। आपने 10th क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था, चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसमें कुछ आपने पढ़ा था कि कोई दो चार्ज हैं वो आपस में रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, इतना आपने देखा था। ओके, और आपने क्या देखा? तो आपने ये देखा था कि अगर कोई करंट कैरिंग इंडक्टर है, करंट कैरिंग इंडक्टर को जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक मोटर में, जब आर्मेचर कॉइल किसमें होती है बच्चों? जब आर्मेचर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो मोटर का, तो ये जो आर्मेचर कॉइल है इसमें करंट फ्लो करेगा। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा तो बच्चों, करंट फ्लो करना मतलब क्या? चार्ज का फ्लो करना। ये आप जानते हो, 10th क्लास का इतना आपको पता है। सो चार्ज जब फ्लो करता है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स को ये टर्न करना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इतना आपको पता है। तो ये कुछ चीजें जो आपने पढ़ी है उसी के बेस पर मैं आपको पहले डेफिनेशन बताना चाहूँ चार्ज की। तो चार्ज क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it is a property of matter due to which electric and magnetic effects are experienced। क्लियर बच्चों? तो एक ऐसी प्रॉपर्टी है मैटर की जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट्स कोई एक बॉडी एक्सपीरियंस करती है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे होंगे बच्चों? अगर कोई दो चार्ज हैं, दे विल रिपेल ईच अदर। अगर लाइक हैं तो अनलाइक हैं तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है बच्चों, आप जानते हो ये क्या करेंगे? लाइक है तो रिपेल करेंगे, अनलाइक है तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स हैं। वेयर अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करें तो करंट कैरिंग इंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है। जैसे ही आप इसमें आर्मेचर कॉइल रखोगे तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करती है। तो बच्चों, ये थी चार्ज की डेफिनेशन। या एक और सिंपल डेफिनेशन मैं आपको अगर बताना चाहूँ चार्ज की, तो वो क्या है? द एक्सेस or deficiency of electrons। क्या होगा बच्चों? मैंने इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी को हम क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। फिर अब कैसे कहते हैं? चलो बच्चों देखते हैं हम कैसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी या एक्सेस को चार्ज बोलेंगे। बच्चों, आप सारे जानते हो कोई भी एटम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, आप सारे जानते हो। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सॉरी, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो कैसे है? उसमें है क्या क्या? तो बच्चों, अगर हम किसी एटम की बात करें, एटम में एक तो बच्चों होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और
उसके साथ क्या होते हैं बच्चों, उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स। आप इतना जानते हो। न्यूक्लियस की बात करते हैं बच्चों, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें बच्चों तो आप सारे जानते हो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड एंड प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। और अगर हम न्यूट्रॉन्स की बात करें तो आप जानते हो दे आर न्यूट्रल। ओके, तो बच्चों अगर मैं किसी एक एटम की बात करूं तो सेंटर में था उसके ये जो मैं पॉजिटिव है न्यूक्लियस है, इसके अराउंड अगर मैं एटम की बात करूं इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं बच्चों, रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। अब बच्चों होता क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, अगर मैं इस न्यूक्लियस की बात करूं इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स हैं बच्चों। अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं ये न्यूक्लियस के बीच में है तो ये एक दूसरे के साथ बड़ी ही ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो क्या होता है बच्चों, किसी एक बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं एटम की बात करूं फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे इसको कुछ एनर्जी मिलती है इन फॉर्म ऑफ हीट कोई और एनर्जी, जब हम या फ्रिक्शन से अगर हम कुछ करें तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसके निकल जाते हैं। अब बच्चों जरूरी नहीं है कि हर एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी के ऊपर या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। तो बच्चों अगर कोई दो बॉडीज हैं, कोई भी दो बॉडीज बच्चों किससे बनी होती हैं, आप जानते हो बच्चों कोई भी बॉडीज बनी है, कोई भी बॉडी बनती है एटम से। और एटम्स में क्या होते हैं, वही सारा एटम न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हो उसमें। तो अगर मैं किसी एक बॉडी में बात करूं उसमें एटम्स हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स ये सारी चीजें हैं। तो अगर मैं इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूं ड्यू टू फ्रिक्शन या किसी भी तरीके से, तो ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है कि न्यूक्लियस के बीच में से प्रोटॉन निकल के बाहर आएगा, ऐसा कभी नहीं होता, बिकॉज दे आर बाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर लूजली बाउंड। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर दो बॉडीज को मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मैं अपने हाथों को भी रब करूँ तो हीट प्रोड्यूस होती है ना, वो जो अगर मैं दो आइटम्स को रब कर रहा हूँ हीट प्रोड्यूस होती है। मान लेते हैं कि किसी एक एटम के किसी एक बॉडी के पास हीट आती है, उस बॉडी के एटम्स के पास जब वो हीट जाएगी, वो हीट उन इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स के पास जब एनर्जी आएगी, इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकल के चले जाएंगे दूसरी बॉडी के पास। बॉडी को डिपेंड करता है कि किस बॉडी की कितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। तो वो जो मान लेते हैं कि ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन चलेगी बी बॉडी, तो जब इसमें से इलेक्ट्रॉन चलेगी बी बॉडी में, तो इसमें क्या हो गया बच्चों, आप बोलोगे सर इसमें तो डेफिशिएंसी हो गई है ना, और इसमें क्या हो गया बच्चों, इसमें तो हो गई एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर बच्चों यहाँ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गई तो यहाँ से कुछ नेगेटिव यहाँ चला गया बच्चों, तो ये तो क्या हो गया, अवराध पहले तो ये न्यूट्रल था, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ गए, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे बच्चों चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो कैसे किसी एक बॉडी पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, तो बच्चों दिस इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी के पास ज्यादा है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं बोलूंगा वहां पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे अगर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये बच्चों आपने सीखा कि चार्ज क्या है, और एक डेफिनेशन और सिंपल सी चार्ज की डेफिनेशन मैंने बताई, एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे जिस भी बॉडी में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज, जहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब वहां पे क्या, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों, प्रोटॉन्स क्यों नहीं, क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रोटॉन्स बड़ी ही फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ बंधे हुए होते हैं, तो इनको तो निकाल के ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल है। हालांकि आप कह सकते हो कि सर हाइड्रोजन आयन की अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन है ना, एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, H पॉजिटिव आयन मिल गया। अब बोल सकते हो कि सर ये एक प्रोटॉन है, इसको क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, तो बच्चों ऐसा नहीं होता, तो ऐसा ही होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से ही चार्ज आएगा किसी बॉडी में। तो बच्चों आई होप आपका ये क्लियर हो चुका है क्या कि चार्ज क्या होता है। तो आप बोलोगे बच्चों चार्ज क्या है, चार्ज इज ए डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जिस भी बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज, वहां पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों। तो ये सारा आपने पढ़ा। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब हम बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज है क्या। तो जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये आप सारे जानते हो, बड़े दिन पहले से पढ़ते आ रहे हो, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस
अट्रैक्ट ईच अदर। बच्चों दो पॉजिटिव चार्ज हैं, दे आर लाइक चार्जेस, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। दो नेगेटिव चार्ज हैं, लाइक हैं, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जस्ट लाइक मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ रिपेल, साउथ रिपेल एंड नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है। तो ये बच्चों सिंपल सी बात है, यूनिवर्स में ही ऐसा होता है बच्चों, लाइक हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और लाइक क्या करते हैं बच्चों, अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 2 की। वो क्या है, चार्ज इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, इट इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। अब बच्चों इसका क्या मतलब है कि चार्ज एक डिराइव्ड क्वांटिटी है? इसका मतलब बच्चों ये है कि देखो आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी है। वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है बच्चों, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसको हम मोल इसका यूनिट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पीयर। तो बच्चों ये कुछ क्वांटिटीज जिनके मैंने यूनिट यहाँ पे बताया, मास, लेंथ, टाइम, केल्विन मतलब टेम्परेचर का यूनिट, मोल मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, कैंडेला मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, एम्पीयर मतलब करंट का। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। तो बच्चों जो इन सातों को छोड़ के वो क्वांटिटीज ऑब्वियसली वो इन सातों से बनी होंगी, तो वो सारी क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड होंगी। वैसे अगर हम देखें, हमें इतना पता है, क्या पता बच्चों आपको इतना पता है कि करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, पढ़ा हुआ आपने 10th क्लास में। तो बच्चों चार्ज क्या आएगा, चार्ज आपका आ जाएगा करंट इनटू टाइम। बच्चों करंट, इलेक्ट्रिक करंट इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो अगर बच्चों करंट और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इससे जो भी चीज बनती है वो क्या होगी, वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। देयरफॉर चार्ज इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। क्लियर? बात करते हैं बच्चों इसके आगे। अगली प्रॉपर्टी है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैं पहले बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, बट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी होंगी। इट इज स्केलर क्वांटिटी। बच्चों स्केलर क्वांटिटी ऑब्वियसली चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिंपल एक्सेस एंड एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसकी कोई भी, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम वेक्टर नहीं बोलेंगे, इसको स्केलर बोलेंगे। क्लियर बच्चों? ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो उसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों। इस पे आपके बोर्ड एग्जाम में बड़े सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है बच्चों? सबसे पहले हम किसको क्वांटाइज कहते हैं? अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, अगर ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ डिस्क्रीट वैल्यूज हो सकती हैं, इफ ए फिजिकल क्वांटिटी has only discrete values, डिस्क्रीट का मतलब बच्चों होता है कंप्लीट वैल्यूज होंगी, ठीक है। देन दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। उस फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों हम क्वांटाइज्ड कहते हैं जिसकी डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। डिस्क्रीट मतलब कंप्लीट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या मतलब चार्ज कंप्लीट वैल्यूज क्या मतलब है? चलो बच्चों देखते हैं। मान लेते हैं बच्चों की क्या है आपके पास, ये कोई एक बॉडी है, ठीक है। किसी भी एक तरीके से, मैंने अभी आपको मेथड ऑफ चार्जिंग नहीं बताया, किसी भी एक तरीके से मान लेते हैं कि मैं ए बॉडी में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा हूं, तो बच्चों या तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या बच्चों मैंने या तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, या 2 या 3 या 4 या 5। अगर मैं मान लो बच्चों एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकालता हूँ तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज, जैसे कि मैं एलिमेंट्री चार्ज, एलिमेंट्री मतलब सबसे छोटा चार्ज करता हूँ, कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज बच्चों। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालता हूँ तो इस पे चार्ज कितना आता है? अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो वो चार्ज × 2 हो जाएगा,
3 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा ये चार्ज। तो वो जो चार्ज है तो क्या आएगा जरा समझिएगा मेरी बात ध्यान से, या तो 1 × 1.6 × 10⁻1 e, या तो फिर 2e 3.2 × 10⁻19 कूलम, या 3e एलिमेंट्री को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या आएगा आपका 4.8 × 10⁻19 कूलम। तो बच्चों ऐसा कुछ चार्ज आएगा एंड सो चलता जाएगा। तो जो भी चार्ज आएगा किसी बॉडी पे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, या 2 की वजह से होगा, या तो 3 की वजह से होगा, मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा आधा इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, तो आधे की वजह से चार्ज। ठीक है, तो चार्ज हमेशा क्या आता है पूरा इलेक्ट्रॉन। ऐसा भी कभी नहीं होगा कि मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का 1/4 पार्ट अंदर रहने दिया और बाकी जो 3/4 पार्ट था वो बाहर आ गया, ये मीनिंगलेस बात है। ठीक है, अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते, याद रखिएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल है, तो जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, या तो ये या तो ये या तो ये, मतलब चार्ज कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगा बच्चों। मतलब वैल्यू क्या होगी चार्ज की, डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब कि कंप्लीट होगी। क्लियर बच्चों? तो इसी तरीके से बच्चों आपने क्या देखा कि चार्ज क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगा। तो किसी भी बॉडी पे अगर टोटल चार्ज की मैं बात करूं तो वो टोटल चार्ज क्या होगा, वो चार्ज होगा किसी बॉडी पे n × e। e बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया e कितना है। ठीक है, और n वेयर, याद रखिएगा बच्चों, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर मतलब क्या बच्चों, अगर हम बात करें दैट इज, याद रखिएगा -1, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती हैं, +-1 +-2 +- n की वैल्यू ये सब हो सकती है। तो बच्चों ये था आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की, यानी कि किसी भी चार्ज पे, किसी भी बॉडी से जो भी चार्ज होगा वो क्या होगा, n, यानी कि इंटीजर टाइम्स द एलिमेंट्री चार्ज। और एलिमेंट्री चार्ज ये आपके सामने, ये जो मैंने आपको बताया। क्लियर बच्चों? तो ये था बच्चों आपका प्रॉपर्टी नंबर 4, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो इसी के ऊपर बेस्ड में कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और इसके बारे में पता चल जाए। क्या क्या बच्चों आपको बस याद रखना है, आपको एक चीज याद रखनी है। एक तो एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। दूसरा बच्चों आपको एक और चीज याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है बच्चों, ये याद रखनी है अपने वैल्यूज। अच्छा बच्चों, सिंपल से न्यूमेरिकल से शुरुआत करते हैं। एन ऑयल ड्रॉप contains, let it be 4 excess electrons। बच्चों एक ऑयल ड्रॉप है, उसके पास 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं। आपको ये बताना कैलकुलेट द चार्ज ऑन इट। बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन इट। तो बच्चों कैसे करोगे, बड़ा सिंपल सा बोलोगे सर ये तो कुछ था ही, एक आपको कोई ऑयल ड्रॉप दी गई है, उसमें कोई 4 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है, मान लेते हैं ये कोई 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास आ गए, तो कितना होगा। अब बोलोगे सर यहाँ पे n4 है, देयरफॉर जो चार्ज होगा बॉडी में वो क्या होगा, 4 टाइम द एलिमेंट्री चार्ज। आप सारे जानते हो बच्चों, क्या जानते हो, वी नो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = NE। देयरफॉर बच्चों Q यहाँ पे कितना n4 है, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब बच्चों एक और चीज, वो क्या कि आपको ये बताया गया है कि एक्सेस है इसके पास इलेक्ट्रॉन की, तो एक्सेस है तो यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन आप उसके बेस पे लगाओ, किसके बेस पे कि एक्सेस है या फिर क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 6.4 × 10⁻19 कूलम आ जाएगा और माइनस के साथ। क्लियर बच्चों, बड़ा सिंपल सा मैटर था। चलो बच्चों थोड़ा लेवल अप करते हैं। मान लेते हैं बच्चों क्या कि मैंने क्या किया, वूल के साथ, याद रखिएगा बच्चों, ग्लास रॉड को is rubbed with wool। मैं ग्लास रॉड को वूल के साथ रब कर रहा हूं और उसके पास चार्ज कितना आ गया, मान लेते हैं बच्चों एक ग्लास रॉड थी आपकी, इसको मैं वूल के साथ क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। मान लेते हैं ये कोई था, ठीक है, मान लेते हैं।
चेंज करें थोड़ा। चलो बच्चों मान लेते हैं कि सिल्क के कपड़ा है, उसको मैंने ग्लास रॉड के साथ रब किया है। थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि जैसे बच्चों मैंने इसको रब किया इस रब, तो ऐसा हुआ बच्चों, मान लिया कि ग्लास रॉड के ऊपर ना चार्ज आ गया कितना, -3.2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा बच्चों, मेरा क्वेश्चन क्या है, ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया मैंने, जैसे मैंने रब किया तो ग्लास रॉड पे नेगेटिव चार्ज भी इतना आ गया। आपसे क्या क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि आप बताइए सिल्क के ऊपर चार्ज कितना होगा, पहला ये पूछा गया। दूसरा ये पूछा गया कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए, कहां से कहां, यहां से यहां हुए, यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, ये पूरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया बच्चों, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने। तो बच्चों सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो चार्ज इस पे हम निकालें कितना होगा, तो भाई इन दोनों को रब किया है, रब करके अगर कुछ ऐसा हुआ, देखो बच्चों अभी मैंने मेथड आपको बताने हैं कि कैसे चार्ज बनता है, बट अभी फिलहाल दो को हम रब कर रहे हैं और इस पे चार्ज आ गया -3.2 10⁻⁷, नेगेटिव है, मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुए होंगे यार, एक्सेस हुए इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए कहां से, ऑब्वियसली वो सिल्क से आए होंगे। तो मुझे पता चल गया कि यार इलेक्ट्रॉन सिल्क से कहां आए, ग्लास रॉड के पास आए। ओके, दूसरा बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन सिल्क से ग्लास रॉड के पास आए हैं तो मतलब इसके पास डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी, कितनी डेफिशिएंसी, जितने इलेक्ट्रॉन इसके पास आए उतनी इसमें कमी होगी, मतलब यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये आपने मुझे चार्ज देखा। उसके बाद अगर मैं बात करूं कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो बच्चों आप सारे जानते हो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू Ne, और बच्चों आप सारे जानते हो यहाँ पे Q कितना है, यहाँ पे 3.2 इंटू 10⁻⁷ कितना बच्चों, -7, एंड आपको निकालना है E कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻�19 कूलम। ये बच्चों जब आप सारा करोगे उसके आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको क्या मिलेगा, 3.2 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय, डिवाइड में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ तो बच्चों आपका n कितना आया, ये आपका आ गया कि -19 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, +19 और -7 के जैसे पावर्स आर एडेड, आपके पास आ गया कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होंगे। क्लियर बच्चों, है ना, सिंपल है। ओके बच्चों चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, अब कोई और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों अगला आपका, आपके पास आपसे पूछा गया है विच इज बिगर, वन कूलम और चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रोड। आपसे पूछा गया क्या बड़ा है, वन कूलम बड़ा है ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो बड़ा है। तो जो आप बोलोगे सर वन कूलम तो वन कूलम ही है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज एलिमेंट्री चार्ज वो तो इतना है, इतना, ये जो बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा तो बड़ा कौन सा है, ऑब्वियसली बच्चों ये -19 है, मतलब डिवाइडेड बाय 10⁻⁹ मतलब 0.00000 बहुत आगे जाके 16 आएगा। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है ये छोटा होता है, तो क्या बड़ा है बच्चों, वन कूलम बड़ा। तो सबसे पहला क्वेश्चन विच इज बिगर, वन कूलम इज द बिगर चार्ज। क्या क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, नहीं। अब आपसे आगे पूछा गया ठीक है भाई वन कूलम बड़ा मान लिया इज द बिगर चार्ज, अब आप ये बताएं कितने इलेक्ट्रॉन मिला के वन कूलम बनेगा, वो भी हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है, हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पता है, क्या पता है हमें इतना पता है किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है ना। तो बच्चों यहाँ पे मुझे n चाहिए था, चार्ज वन कूलम चार्ज कब बनेगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। जरा समझिएगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, दो पे कितना होगा मल्टीप्लाई बाय 2, तीन पे कितना होगा मल्टीप्लाई 3। मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन्स मैंने कंबाइन किए और चार्ज कितना बन गया, 1 कूलम। तो भाई n कितना आएगा, n आपका आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ये बच्चों जब ऊपर जाएगा 10⁻+19 डिवाइडेड बाय 1.6 ये आएगा 0.625 इंटू 10⁻19। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ, 6.25 इंटू 10⁻8। भाई इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम क्या करें रखें
तो फिर जाके चार्ज कितना बनता है 1 कूलम। मान लो आपके पास कोई बॉडी उसमें से मैं इतने इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो जाके 1 कूलम चार्ज आएगा। तो बच्चों इससे ये तो आइडिया आपको हो ही गया होगा कि 1 कूलम कोई छोटा मोटा चार्ज नहीं है, बहुत बड़ा चार्ज है। ओके बच्चों, तो ये कुछ आपने सिंपल से न्यूमेरिकल्स किए हैं आपने इस पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा सिंपल सा है। पूछा गया आपसे कैलकुलेट द टोटल नेगेटिव चार्ज इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। ये बच्चों आपसे पूछा गया है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर में टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा। आप बोलोगे सर कैसा क्वेश्चन है, पानी इतनी वॉल्यूम दे रही वाटर की और आप पूछ रहे हो कि इसमें कितना नेगेटिव चार्ज है। आप तो बोलोगे सर पानी तो न्यूट्रल होता है। हाँ बच्चों न्यूट्रल होता है, वो तो मैं भी जानता हूँ। फिर नेगेटिव चार्ज कैसे? ऑब्वियसली बच्चों कोई एक चीज न्यूट्रल का कैसे होती है, जब उसके पास जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ऑब्वियसली तभी जाके न्यूट्रल होगा। तो मैं बस उसमें से नेगेटिव पूछ रहा हूँ। आपसे अगर कोई ये पूछे कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, तो भी आप निकाल सकते हो, वो दोनों बराबर होंगे क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, कोई भी चीज न्यूट्रल होती है। चलो बच्चों निकालना कैसे करना है। सबसे पहले तो बच्चों आपको थोड़ा सा मोल कंसेप्ट का पता होना चाहिए, ठीक है, उससे न्यूमेरिकल आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले बच्चों मुझे इतना पता है कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है भाई, इतना आप जानते हो। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ H2O कितना होगा बच्चों? डेंसिटी बच्चों पानी की कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या कहा बच्चों मैंने, याद रखिएगा। डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी कितनी होती है पानी की? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इसका मतलब जानते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आपके पास पानी में उसका मास 1 ग्राम होगा, तो भाई अगर आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर तो उसका मास कितना होगा? 200 ग्राम। ऑब्वियसली ये आप जानते हो। अच्छा जी, अब इतना आपके पास पानी है, ठीक है। अब कुछ और चीजें बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए। क्या? H2O। अगर मैं इसके मास की बात करूं बच्चों, इसका मास कितना है? इसका 2 और इसका कितना है? 16। कुल मिला के 18 बच्चों इसका क्या होगा? मास होगा। बट अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो मैं जानता हूं 1 मोल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम। लिख सकता हूं बच्चों, विच इंप्लाइज कि 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1 ग्राम अगर मैं वाटर ले लूं, अगर 1 मोल में 18 ग्राम है तो 1 ग्राम में कितना होगा? 1/18 मोल ऑफ वाटर। तो भाई मेरे 200 ग्राम में कितना होगा? 200 ग्राम ऑफ H2O, मतलब 200 डिवाइडेड बाय 18 मोल ऑफ वाटर, इतना होगा। ओके, अब बच्चों एक और चीज आप जानते हो, वाटर हाइड्रोजन के पास कितने बच्चों अगर हम बात करें कितने इलेक्ट्रॉन? एक एटम के पास 1, 2 है, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का डॉकिंग नंबर कितना है? 8। कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के पास होंगे। तो भाई 200 ग्राम पानी में कितना मोल है ये आप जानते हो। अब इतना मोल मतलब 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एवोगाड्रोस नंबर 6.02 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स हुए। एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.60 × 10⁻19। ये बच्चों अगर आप कर लो तो आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये अब मैंने आपसे छोड़ दिया क्या निकालने के लिए? चार्ज निकालने के लिए। कंसेप्ट बच्चों समझना था, कैलकुलेशन तो आप कोई भी कर सकते हो। क्लियर था? चलो बच्चों चेंज करते हैं न्यूमेरिकल आपका। अगला न्यूमेरिकल बच्चों हम करने जा रहे हैं कि आपके पास ना एक बैग है। बैग कंटेन्स, बच्चों एक बैग में याद रखिएगा कंटेन्स 18.2 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक बैग में ना बच्चों इतने इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि ये कोई एक ना बैग था ऐसा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डाले गए, बड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बहुत सारे होंगे। और बच्चों इसका जो कंबाइंड मास है ना टोटल वो कितना है? 18.2 kg। आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि आप बताइएगा इस पे टोटल नेगेटिव चार्ज क्या होगा। कैलकुलेट द
टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर आपको बताया गया है कि कितने, बच्चों सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 आप जानते हो इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर? दो का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, तीन का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन जब मिले तो टोटल मास कितना बन गया 18.2। तो भाई वो n कितना होगा, कितने इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना होगा, 18.2 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31। सिंपल सी बात भाई, जब ये ऊपर जाएगा माइनस, ये तो 2 के साथ हो गया, -31 ऊपर जाएगा तो 2 इंटू 10⁻, इतने इलेक्ट्रॉन्स के साथ इतना मास होता है टोटल। अच्छा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए टोटल चार्ज। तो चार्ज निकालना कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। आप जानते हो बच्चों, क्या जानते हो आप, Q इज इक्वल टू एनी, ठीक है। चार्ज चाहिए था, इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो चार्ज आराम से आप निकाल देते हो। तो बच्चों E कितना है यहाँ पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻, 1.6 इंटू 3.2, 31 माइनस 90 इंटू 10⁻। भाई इतने कूलम चार्ज इस पे होगा, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में आएगा तो चार्ज नेगेटिव आएगा। इस बात का खास ध्यान आपको रखना है। क्लियर बच्चों, कोई मुश्किल यहाँ नहीं है, बस बच्चों होगी भी नहीं कोई, बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं सारे। तो बच्चों अभी आपने एक प्रॉपर्टी जो थी जिसका नाम था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं और ये न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं उसके आगे, अगली अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 5, तो बच्चों वो प्रॉपर्टी क्या है आपकी, वो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब चार्ज क्या होता है बच्चों, कंजर्व्ड होता है। क्या कहता है बच्चों, अगर हम इसकी बात करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, याद रखिएगा द टोटल चार्ज, इसका मतलब क्या है कि जो टोटल चार्ज होता है ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है बच्चों, कंजर्व रहता है। कैसे, चलो देखते हैं। मान लो ये कोई बॉडी ए थी, बॉडी थी बी, दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। बाहर से कोई इनके आपस में कुछ भी इंटरेक्शन हो सकती है, कोई तीसरी बॉडी इनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, मतलब ये कौन सा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है बच्चों। किसी भी तरीके से मान लेते हैं कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इसके पास आ रहा है, ऑब्वियसली ड्यू टू फ्रिक्शन हुए होंगे या कोई और मेथड, कंडक्शन से भी ऐसा हो सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे मान लेते हैं किसी एक वजह से। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर यहाँ से मान लें कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ पे 2 का डेफिशिएंसी आ जाएगी और यहाँ पे 2 की एक्सेस आ जाएगी। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा, एलिमेंट्री चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻90 में 2 के साथ करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम यहाँ पे चार्ज होगा। अभी आपको क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज बताइए मैंने, और यहाँ पे -3.2 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। और बच्चों बिफोर रबिंग, जब मैंने रब नहीं किया था, दोनों न्यूट्रल थे, दोनों पे चार्ज किया था। बिफोर रबिंग दोनों पे चार्ज था बच्चों 0। ठीक है बच्चों, ए पे भी 0, बी पे भी 0, तो टोटल कितना था 0। आफ्टर रबिंग, रब करने के बाद क्या हुआ बच्चों, आपने देखा दोनों पे चार्ज कुछ आया। बट अगर मैं कोई सिस्टम की बात करूं, उनको मैं ऐड कर दूं तो भाई वो कितना होगा, ऑब्वियसली बच्चों अगर आप ऐड कर दो चार्ज स्केलर क्वांटिटी बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा 0। पहले भी 0 था, बिफोर रबिंग भी 0, आफ्टर रबिंग भी 0। तो भाई क्या टोटल चार्ज इतना पहले था, अपना बाद में रहा, मतलब चार्ज क्या होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। और भी कुछ बड़ी सारी एग्जांपल्स ऐसे होंगे जिसमें आप देखोगे चार्ज कंजर्व रहता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में वो है, और भी बड़ी सारी जगह आप देख पाओगे। बट टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व, मतलब जितना पहले उतना बाद में। ओके, तो बच्चों ये थी आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम बात करेंगे इसकी अगली प्रॉपर्टी जिसका नाम है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बच्चों अगर हम एडिटिविटी ऑफ चार्ज की बात करें, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है द सम टोटल ऑफ ऑल द चार्ज
यानी कि जो टोटल चार्ज किसी भी एक बॉडी पे होता है, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द algebraic sum of all the charges located at different positions of a body। क्या मतलब बच्चों इसका, मान लो आपके पास कोई एक बॉडी है, उसके यहाँ पे कोई चार्ज है +4 कूलम, यहाँ पे है -2 कूलम, यहाँ पे है +1 कूलम और यहाँ पे है -6 कूलम होगा, तो मान लेते हैं +6 कूलम। अगर आपसे कोई बोले कि बताओ बच्चों पूरी बॉडी पे टोटल चार्ज कितना है, तो ऐड कर दो सिंपल। कैसे? टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी 4 कूलम प्लस ऑफ -2 कूलम प्लस ऑफ 1 कूलम प्लस ऑफ 6 कूलम। तो जो आप जैसे इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2 + 1 3 3 + 6 9 कूलम है टोटल चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे एक बात नोट करने लायक है, क्या? While adding the charges, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, while adding the charges, the sign of charge must be taken into consideration। साइन हमेशा दिमाग में रखना है बच्चों। जब भी सम अलजेब्राइक होगी, अलजेब्राइक मतलब आपको साइन ऑफ चार्ज, ये हमेशा स्केलर के केस में होगा और साइन ऑफ चार्ज को अपने दिमाग में रखना और उसको यूज भी करना है। क्लियर बच्चों? जैसे मैंने यहाँ किया। तो बच्चों ये थी आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, जिसमें आपने क्या क्या देखा बच्चों? जिसमें आपने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आई होप बच्चों आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो, ठीक। और बाकी आपके रिव्यूज का हमेशा स्वागत होगा। ओके बच्चों।